दोस्तों, बिहार के मधुबनी जिले में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम सतीश होता है। सतीश बहुत ही गरीब था। सतीश की शादी हो चुकी थी और वो अपने पत्नी के साथ अपने खपरेल के मकान में काफी हंसी खुशी से रह रहा था। सतीश मेहनत मजदूरी करके जो भी कमा करके लाता था, उससे उसका और उसकी पत्नी का जीवन यापन काफी अच्छे ढंग से हो रहा था। दोनों पति पत्नी काफी खुश थे। कुछ दिनों के बाद इनके खुशियों में और भी चार चार लगता है। जब सतीश को पता चलता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, सतीश और खुश हो जाता है और सोचने लग जाता है कि चलो, अब तो हमारे परिवार में हमारा परिवार बढ़ने जा रहा है। हम 2 से अब 3 होने वाले हैं। हमारे घर में हमारा संतान आएगा। जब हम कहीं से भी मेहनत मजदूरी करके आएंगे और वो पापा पापा कहेगा, तो कितना अच्छा लगेगा, कितना खुशहाल माहौल होगा। यही चीजें सोचता रहता है और सोचता है कि मैं अपने बेटा या बेटी जो भी होगा, मैं उसे खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। शहर के सबसे अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन कराऊंगा, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं। हम दोनों अनपढ़ रह गए, हम इसीलिए गरीब हैं। हमें मेहनत मजदूरी करना पड़ रहा है, लेकिन हम अपने बच्चों को, चाहे लड़का होगा चाहे लड़की, उन्हें खूब पढ़ाएंगे, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे और उन्हें एक बड़ा अधिकारी बनाएंगे। उसकी सोच यही थी कि बच्चों को खूब पढ़ाना है। और वो अपने पत्नी से कहता है कि देखो, हमारा संतान जो भी होगा, चाहे बेटा होगा चाहे बेटी होगी, हम लोग जी जान लगा करके मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाएंगे और उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। उनकी पत्नी जो होती है, वो अपने पति की बातें सुन करके मुस्कुराती है, हंसती है और काफी खुश होती है कि चलो, मेरे पति की सोच बहुत ही अच्छी है। दोस्तों, समय बीतता रहता है। अब सतीश और भी ज्यादा मेहनत करने लग गया था। वो जहां भी काम करता था, ओवर टाइम काम करता था कि और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाऊं, जिससे मेरा आने वाला जो बच्चा होगा उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। दोस्तों, समय बीतता है। एक दिन वो मेहनत मजदूरी करने के लिए गया होता है किसी सेठ के पास। तभी उसकी पत्नी घर में होती है और उसको प्रसव पीड़ा होती है। जब उसकी पत्नी का तबीयत ज्यादा खराब होने लग जाता है, वो चिल्लाने लगती है, तो उसके पास पड़ोस वाले जो लोग होते हैं वो आते हैं और जब देखते हैं कि उसकी हालत खराब है, उसे तुरंत वहां से लेकर के हॉस्पिटल में, वहीं नजदीक के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। और एडमिट करने के बाद उसके पति को फोन मिला करके और उसे बताया जाता है कि तुम्हारी पत्नी जो है अभी एडमिट हुई है और उसको प्रसव पीड़ा होने वाला है, उसे बच्चा होने वाला है। तुम जैसे भी हो जल्दी से जल्दी आ जाओ। जब सतीश ये बातें सुनता है तो सतीश बहुत खुश हो जाता है कि चलो, आज मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, आज हम लोग की खुशियां और भी बढ़ जाएंगी। वो अपने सेठ से कहता है, सेठ जी, कुछ पैसे रुपए हमको दे दीजिए, क्योंकि आज मेरा बेटा या बेटी मुझे पैदा होने वाला है। हॉस्पिटल में है तो वहां पर मुझे लोगों को मिठाई उठाई भी बांटना है और उनको खिलाना पड़ेगा, तो कुछ पैसे की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो उसका सेठ कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो भी पैसे चाहिए बता दो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। और अपने सेठ से पैसा मांगता है और लेकर के मिठाई वगैरह का डब्बा वो खरीदता है और काफी खुशी से हॉस्पिटल के लिए चल देता है। वो इतना खुश होता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि वो किस तरीके से चल रहा है, रोड पर दाहिने चल रहा है या बाएं चल रहा है। इतना खुश होता है कि वो अपना बस, उसके दिलो दिमाग में यही चल रहा था कि मैं अभी हॉस्पिटल में पहुंचूंगा, मेरा बच्चा पैदा हो गया होगा और मुझे एक अच्छी खुशी मिलेगी। तभी एक अनियंत्रित कार आती है और उसे इतने जोर का टक्कर मारती है कि सतीश की वहीं पर ऑन द स्पॉट मौत हो जाता है। दोस्तों, जब सतीश खत्म हो जाता है तो वहां पर जो लोग होते हैं फोन करते हैं उसकी पत्नी को। जब ये मैसेज मिलता है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है, पत्नी हॉस्पिटल में काफी परेशान होती है। उस समय तक उसकी पत्नी का डिलीवरी हो चुका था और उसको एक बेटा हो चुका था। लेकिन जैसे ही उसका बेटा होता है, उसके थोड़े दिन देर के बाद ही उसे मैसेज मिलता है कि उसके पति का देहांत हो गया। दोस्तों, जैसे ही उसकी पत्नी सुनती है, उसके आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाते हैं। वो फूट फूट कर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और भगवान को कोसने लगती है कि हे भगवान, मैंने कौन सी इतनी बड़ा गुनाह कर दिया, मैंने कौन सा पाप कर दिया कि आज आपने ये मुंह मुझे दिखाया। आज हम लोगों को एक ऐसी खुशियां देने जा रहे थे आप, जो ऐसी खुशी दिया आपने जिसके लिए मेरा पति कई सालों से इंतजार कर रहा था, और आज इस खुशी को मनाने के लिए, इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो आ रहा था और उसको आपने छीन लिया। ये किस पाप की हमें सजा दे रहे हैं। वो भगवान को कोसती है और रोती रहती है, चिल्लाती रहती है। वहां पर जो हॉस्पिटल स्टाफ होते हैं उसे समझाते हैं, कहते हैं कि देखिए, अभी आपका बच्चा हुआ है, आप इस तरह से रोएंगी चिल्लाएंगी, इसका बच्चे के ऊपर काफी गहरा आघात पहुंचेगा।
अपने बच्चे को संभालिए। ये जिंदगी है, जिंदगी में दुख सुख आता जाता रहता है। जिसके जीवन में जो लिखा है वो होगा। हम सब लोगों को तकलीफ है कि आपके पति के साथ, आपके जीवन के साथ बहुत ही बड़ा दुर्घटना हुआ है, लेकिन अब इस दुर्घटना में आपको अपने बच्चे को भी संभालना है। इसलिए आप थोड़ा अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए। हॉस्पिटल स्टाफ काफी दुखी होते हैं, लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि कैसे एक संतान की खुशी आज इन लोग सेलिब्रेट करने वाले थे और कैसे इनके जीवन के ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दोस्तों, उसकी पत्नी काफी परेशान होती है, काफी रोती है, गाती है, चिल्लाती है, लेकिन क्या किया जा सकता है। ये समय है, समय में दुख सुख और परेशानियां आती जाती रहती हैं। किसी को भी पता नहीं है कि अभी एक ही पल में उसके जीवन के साथ क्या होने वाला है। अब उसका पति इस दुनिया में नहीं था। उसके पास पड़ोस के लोग, उसके कॉलोनी के लोग जो होते हैं, उसके पति का क्रियाकर्म कर देते हैं और उसके बाद जब ये डिस्चार्ज होकर के अपने घर अपने बेटे को लेकर के जाती है, तो जाते समय उस जो सरकारी हॉस्पिटल की जो हेड डॉक्टर होती हैं, वो उसको 5,000 रुपए देती हैं और कहती हैं कि देखो, ये पैसे ले लो और अपने बच्चे का थोड़ा ख्याल रखना। जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता है, जब तक 3-4 महीने 5 महीने का नहीं हो जाता है, तभी तक इसके खाने पीने का ध्यान देना। वो डॉक्टर काफी अच्छी थी और वो 5,000 रुपए उसको देती है और वो ले करके अपने घर चली जाती है, अपने उसी पुराने खपड़ेल के मकान में जाती है, अपने बेटे के साथ काफी अच्छे ढंग से रहने लग जाती है। दोस्तों, अपने बेटे को पालने लगती है। जो उसके पास 5,000 रुपए जो डॉक्टरनी ने दिया था, उस 5,000 रुपए से और कुछ 2-4-5,000 रुपए उसके पति के द्वारा दिया हुआ उसके पास पड़ा हुआ था, उन पैसों से अपने बेटे को दूध वगैरह मंगाती है और उसको खिलाती पिलाती है। कुछ उसके पड़ोस वाले जो लोग होते हैं, वो भी कुछ अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो भी देखते हैं कि इसके जीवन पर इसके इसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है, तो उसकी मदद करने के लिए वो लोग भी आते हैं और उसके खाने पीने की चीजों का बंदोबस्त करते हैं। उसके साथ हमेशा आते हैं, उसका समाचार लेते हैं, उसके बच्चे के बारे में पूछते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, लेकिन जो पास वाले होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो जीवन भर आपका साथ नहीं दे सकते हैं। 2-4 महीने की ही बात होती है और 2-3 महीने तक वो लोग जब इसका साथ देते हैं, इसका ख्याल रखते हैं, इसके बच्चे का ख्याल रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी अपना साइड होने लगते हैं, वो लोग भी अब दूरियां बनाने लग जाते हैं। अब इसका जो बेटा होता है वो 6 महीने का हो जाता है। जब वो 6 महीने का बच्चा इसका हो जाता है, तो अब ये बच्चे को लेकर के और जगह जगह काम ढूंढने लग जाती है। किसी के घरों में झाड़ू पोछा या कोई भी काम है, ये सब काम ढूंढने लगती है। कई लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। कुछ जो पैसे उसके पास आते हैं, उसी से अपने बच्चे का और अपना जीवन यापन करना शुरू कर देती है। जब बच्चा उसका 5 साल का हो जाता है, तो वहीं पर एक सरकारी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा देती है। बच्चा पढ़ने लिखने में काफी होशियार था, हमेशा अपने क्लास में अव्वल आता था। इसे देख करके टीचर भी काफी खुश होते थे। उसके जो पास पड़ोस वाले होते हैं, वो भी कहते हैं कि आपका बच्चा काफी समझदार और काफी होशियार है, इसके पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये बहुत आगे जाएगा। वो अपने बच्चे को हमेशा अच्छी चीजें सिखाती थी। अपने बच्चे को कहती थी, बेटा पढ़ाई लिखाई खूब दिल लगा करके करो, क्योंकि तुम्हारे पिता का सपना था कि तुम्हें पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ा अधिकारी बनना है, तुम्हें जिले का कलेक्टर और एसपी बनना है, इसलिए खूब दिल लगा करके मेहनत करो। लेकिन ये भी हमेशा ख्याल रखना कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, किसी से भीख नहीं मांगना, मेहनत मजदूरी करके ही अपना अपने पेट को पालना है और अपने लिए जो कुछ भी करना है। उसका बेटा भी काफी समझदार था। वो अपनी माँ की हर बातों को मानता था, अपनी माँ का हमेशा सेवा सत्कार करता था। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। जब 12 साल का बच्चा हो जाता है, तो अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाने लगता है। उसकी माँ उसे मना करती है, बेटे तुम पढ़ाई लिखाई करो, तुम्हारा काम पढ़ाई लिखाई करना है, क्योंकि तुम्हारे पिता का और तुम्हारी माँ का दोनों का, हम लोगों का सपना है कि तुम पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ा अधिकारी बनो, और उसके लिए तुम्हें जी जान लगा करके मेहनत करना है, खूब पढ़ना है। ये सब काम छोड़ दो, मैं किसी भी तरह से कर रही हूँ और हम लोगों का जीवन यापन हो रहा है। लेकिन अब बच्चा जब बड़े क्लास में चला जाता है, तो पैसे रुपए का खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है। अब वो बेटा कहता है, माँ मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत मेहनत इधर उधर करता हूँ, जिससे पैसे आएंगे तो मेरी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से होगी और तुम्हें भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अपनी माँ के साथ घरों में जहां जहां वो काम करती है, उसका मदद कराने के लिए जब भी वो स्कूल से आता है, जब भी उसे फुर्सत मिलता है, वो जा करके काम करने लग जाता है और रात भर जग 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 करके पढ़ाई करता है। लेकिन दोस्तों, समय बीतता है। कुछ दिनों के बाद
उसकी माँ जो होती है काफी बीमार रहने लग जाती है। उसके बेटे को जब अपनी माँ को देखता है कि हमेशा बीमार रहने लगी है, काफी हैरान और परेशान रहता है, क्योंकि अब माँ उस तरीके से अब काम नहीं कर पाती है, क्योंकि हर दिन वो बीमार हो जाती थी, बिस्तर पर पड़ जाती थी। अब लोगों के घरों में काम करना मुश्किल हो जाता था। अब जहां जहां उसकी माँ जाती थी, उस बेटे को जाकर के काम करना पड़ता था, जहां जहां काम कर सकता था करता था, क्योंकि उसे स्कूल भी जाना होता था। एक दिन माँ से कहता है कि माँ, चलो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया जाए, क्योंकि ये कौन सी बीमारी है, क्या है, और तुम हमेशा बीमार हो जाती है, चलो कोई दवा ले लिया जाए। उसकी माँ कहती है, बेटा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल ऐसे ही थकान हो जाता है और कुछ भी नहीं है। अपने बेटे को ऐसे ही बरगला देती है और फिर बेटा अपना स्कूल चला जाता है, अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाने लग जाता है। लेकिन उसकी माँ एक दिन सोचती है कि जरूर मेरे अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और इसको दिखा लेना अच्छा है। वो वहीं के एक सरकारी अस्पताल में जाती है। सरकारी अस्पताल वाला जो डॉक्टर है उसका चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद वो कहता है कि मुझे तो आशंका है कि आपको कैंसर जैसी बीमारी है। जब कैंसर का नाम उसकी माँ सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो काफी दंग रह जाती है कि अब मेरे बेटे का जीवन क्या होगा, आगे मेरे बेटे का फ्यूचर क्या होगा अगर मुझे ऐसी बड़ी बीमारी लग गई तो। वो डॉक्टर जो सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर होता है, वो एक रेफरल बना करके उसको कहता है कि इस हॉस्पिटल में जाइए और ये टेस्ट करवा लीजिए, इससे कंफर्म हो जाएगा कि आपको कैंसर है या कैंसर नहीं है। वो उस हॉस्पिटल में जाती है। उसका पैसा भी वो जो सरकारी हॉस्पिटल का जो डॉक्टर था वही पेड करता है। उसको पता था कि काफी महागरीब है, वो उसका पैसा भी वही पेड करता है। बेचारा काफी अच्छा इंसान होता है। और उसका जब टेस्ट होता है और जब रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि उसको एक्चुअल में कैंसर। जब वो जान जाती है कि उसे कैंसर है तो वो काफी बैठ करके रोती है, दुखी होती है। लेकिन वो सोचती है कि मैं अपने बेटे को ये सब चीजें नहीं बताऊंगी कि मुझे कैंसर जैसी बीमारी है। और वो फिर उसी कैंसर की बीमारी में ही लोगों के घरों में काम करती रहती है, अपने बच्चे को पढ़ाती रहती है। लेकिन एक दिन समय ऐसा आता है कि उसकी बीमारी पूरे शरीर में फैल जाती है। जब उसके शरीर में फैल जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है, अब कुछ नहीं उससे होता है, तो बिस्तर पर पड़ी होती है। जब बेटा घर आता है, स्कूल से आता है, तो माँ को ऐसे बीमार देखकर कहता है, माँ इतनी तुम बीमार हो, कम से कम दवा तो मंगा लेती, रुको मैं दवा लेकर के आता हूँ। उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके आंखों से आंसू बहने लग जाता है। वो रोने लगती है, कहती है, बेटा अब समय हो चुका है, अब दवा मत ले आओ, कुछ नहीं हो सकता है, अब मेरे जाने का समय हो गया है, अब मुझे तुम्हारे पिताजी के पास जाना होगा। जब ये बेटा अपनी माँ की बातें सुनता है तो वो भी वहां पर दहाड़े मार करके फूट फूट करके रोने लगता है। कहता है, माँ ऐसे मत करो, पिताजी तो चले ही गए, अब तुम भी चली जाओगी तो आगे मेरे जीवन में क्या होगा, मैं कैसे अपनी जिंदगी जीऊंगा, मैं कैसे पढ़ूंगा लिखूंगा और कैसे मैं आप लोगों के सपने को पूरा करूंगा। दोस्तों, बच्चा ये कहता रहता है और उसकी माँ अपने बेटे की बातों को सुन सुन करके और उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वो जानती थी कि अब आंसू बहाने से भी कोई फायदा नहीं है, मौत तो हमारे सामने खड़ी है। और तकरीबन आधा से 1 घंटे में ही जब उसका बेटा उससे कोई बात नहीं मानता, कहता है कि माँ मैं जा रहा हूँ, आपके लिए मैं दवा लेकर आता हूँ या किसी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। वो उसके तकिया के नीचे थोड़े से 10-20 रुपए पड़े हुए थे, उसको उठाता है और मेडिकल स्टोर में जाता है और बताता है कि मेरी माँ काफी बीमार है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि उसकी माँ को कैंसर जैसी बीमारी है। वो तो यही सोच रहा था, अभी बच्चा था, कि माँ को फीवर है, बुखार है। और वहां से जाके फीवर और बुखार की दवा लेकर के जब तक वो घर पहुंचता है तब तक उसकी माँ खत्म हो चुकी होती है, उसकी माँ मर गई होती है। जब वो आता है अपनी माँ को देखता है, हिलाता डुलाता है, माँ से बातें करता है, तो देखता है कि उसकी माँ अब जिंदा नहीं है। वो चिल्लाने लगता है, उसकी चिल्लाना सुन करके लोग, आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद उस बच्ची को काफी संभालते हैं, समझाते हैं, बेटा जो कुछ होना होता है हो जाता है, उसके लिए इतना तंग मत हो तुम, तुम्हारी अभी जिंदगी आगे काफी बड़ी है, तुम पढ़ने लिखने में होशियार हो, माँ का इतने दिनों तक ही तुम्हारा साथ था। दोस्तों, ये जब बेटा ये सब बातें सुनता है तो माँ के बॉडी से लग करके और काफी देर तक रोता रहता है। पास पड़ोस के लोगों के मदद से उसकी जो माँ होती है उसका संस्कार कर दिया जाता है। जब उसकी माँ का संस्कार होता है, अब बेटा अकेला हो जाता है, मात्र 12-13 साल का बच्चा, और इस
पहाड़ जैसी दुनिया में अकेला, उसके पास न कुछ इनकम का सोर्स और न ही किसी तरह का कोई। बच्चा काफी परेशान होता है। अब उसकी माँ ने उसको हमेशा यही चीजें सिखाया था कि किसी से भी तुम्हें कुछ भी मांगना नहीं है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, मेहनत करके और कमाना है और मेहनत करके खाना है। तुम्हें पढ़ना भी लिखना है और पढ़ लिख करके तुम्हें डीएम एसपी बनना है। अब उसके सपने उसको धूमिल होते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उसके माँ ने, उसके पिताजी ने ये सोच रखा था कि उसे बड़ा होकर के एक एसपी या डीएम बनना है और उसे किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना है। अब वो 12 साल का है, वो क्या करे, कैसे पढ़ाई लिखाई करे, कैसे अपने जीवन यापन करे। काफी हैरान परेशान होता है और धीरे धीरे वो घर से निकल जाता है। लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देता है, कुछ दुकानों में काम करता है, जाके प्लेट वगैरह धोना शुरू करता है और थोड़ा बहुत जब पैसा उसके पास आता है उसी को खाता पी। फिर 2-3 दिनों के बाद जब उसके माँ का सब कुछ संस्कार वगैरह हो जाता है तो उसके बाद वो स्कूल जाना शुरू कर देता है। दोस्तों, अपने स्कूल में जाकर के पढ़ाई भी करता है, क्योंकि उसे अपने माँ का और अब अपने पिता को दिया हुआ वचन और उनकी सोच को पूरा करना था। वो स्कूल जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है और शाम को जब आता है तो वहीं की कुछ दुकानों में जाकर के मेहनत मजदूरी करता है, बर्तन वगैरह धोता है, उनके छोटे मोटे काम करता है, जिससे थोड़े बहुत उसे जो पैसे मिलते हैं उसी पैसों से अपना जीवन यापन करता था, अपनी पढ़ाई लिखाई का, अपनी फीस का खर्चा उठाता था। लेकिन थोड़े दिनों के बाद ऐसी चीजें होने लग जाती हैं कि उसकी पढ़ाई लिखाई बाधित होने लग जाती है। अब वो मेहनत अगर करने स्कूल से आने के बाद जब काम करने जाता था तो इतना थक जाता था तो शाम को पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है। फिर वो सोचता है कि अब मैं काम धंधा इस टाइम पर नहीं करूंगा, मुझे पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। और जब वो पढ़ाई के ऊपर जब ध्यान देने लगता है तो ये काम उससे छूट जाते हैं और फिर उसको खाने खाने के लाने लाले पड़ जाते हैं। दोस्तों, अभी मात्र 12-13 साल का ही बच्चा था। कहीं भी जाता है तो उसे कोई भी काम नहीं देता है। वो बेचारा हर जगह हाथ पर मारने की कोशिश करता है, किसी भी दुकानों पर भी काम करने के लिए जाता है तो देखता है कि उन दुकान पर ऑलरेडी लोग काम करने वाले हैं, उसे कोई भी काम पर नहीं रखता है। वो एक दिन ऐसे पूरे दिन और पूरी रात बिना खाए पिए रह जाता है, सिर्फ पानी पी करके और किसी भी तरह से अपना जीवन यापन करता है। दूसरे दिन भी काम के लिए जाता है, दूसरे दिन भी उसे कोई काम नहीं मिलता है, उस दिन भी पानी पी करके रह लेता है बेचारा। लेकिन जो उसकी माँ ने उसे कहा था कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, और वो उसके दिमाग में हमेशा घूमता रहता है कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा और जो मुझे मिलेगा उसी से मैं अपनी पढ़ाई भी करूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करना है और अपने खाने पीने का भी बंदोबस्त करूंगा। जब उसे कोई काम नहीं मिलता है तो कई दिनों तक सिर्फ पानी पी करके रहता है। ऐसे उसको 3-4 दिन बीत जाते हैं, कुछ खाता पीता नहीं है, सिर्फ पानी पी करके अपना जिंदगी काट रहा था। दोस्तों, अब वो स्कूल भी जाना बंद कर देता है, क्योंकि अब जब उसके शरीर में जान ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, तो पढ़ाई कैसे करेगा। काफी परेशान होता है, काफी हैरान रहता है। एक दिन एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठा था और सोच रहा था कि इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाता, क्योंकि मैं किसी के सामने हाथ फैला नहीं सकता हूँ और बिना मांगे कोई कुछ देगा नहीं। तो ऐसे भूखे मरने से अच्छा है कि मैं आज ही मर जाता। यही सोच रहा था, तब तक उसके दिमाग में कोई बातें आती हैं, वो कहती हैं, सोचता है कि चलो, माँ ने तो कहा था कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, लेकिन किसी व्यक्ति का काम करके और उससे तो कुछ मांगा जा सकता है। यही सोचते सोचते वो एक वहीं पर एक बहुत बड़ा मकान होता है, बहुत बड़ा घर होता है, बहुत बड़े लोगों का घर होता है। उस घर के पास पहुंच जाता है और वो दरवाजा खटखटाता है तो उसमें से एक काफी सुंदर महिला बाहर निकलती हैं और वो कहती हैं, हाँ बेटा, बोलो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। वो बोलता है कि माँ, मुझे प्यास लगी है, क्या एक गिलास मुझे पानी मिल जाएगा। जब वो महिला उस बेटे को देखती है, उस बच्चे को देखती है, तो काफी दंग रह जाती हैं। उस लड़के को पहचान जाती हैं, क्योंकि उसी उम्र का उनका भी बेटा था। वो समझ जाती हैं कि जरूर भूखा हुआ है, ये बहुत ही स्वाभिमानी है, इसलिए ये कुछ खाने के लिए नहीं मांग रहा है, सिर्फ पानी ही मांग रहा है, लेकिन इसको जरूर भूख लगी हुई है। उसके चेहरे को और उसके हाव भाव को, उसकी मासूमियत को अच्छे तरीके से वो समझ जाती है, क्योंकि वो एक माँ होती है। वो अपने घर के अंदर जाती है और घर में जाने के बाद एक गिलास दूध और 2 लड्डू लेकर के आती है और उस लड़के को देती है। लड़का हैरान और परेशान होकर के माँ के चेहरे की तरफ देखने लगता है, कहता है, माँ,
मैंने तो आपसे सिर्फ पानी मांगा था, आपने ये लड्डू और दूध किस लिए लाया? मैं आपका ये लड्डू और दूध नहीं खा सकता, मैं किसी से भीख नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा यही सिखाया है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। तभी वो जो माँ होती है, जो महिला होती है, वो कहती है, बेटा मैं तुम्हें भीख नहीं दे रही हूँ, तुमने तो मुझसे मांगा ही नहीं, मैं तो तुम्हें ऐसे ही दे रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम काफी भूखे हो, तुम्हें भूख लगा है, लेकिन तुम इतने खुदगर्ज और इतने स्वाभिमानी हो कि तुम कुछ मांग नहीं रहे हो। ये बेटा खा लो, तुम्हारे शरीर में थोड़ा ताकत आ जाएगी। वो कहता है कि माँ मैं खा तो लूंगा, लेकिन इसको खाने के बाद मुझे इसके एवज में आपको कुछ न कुछ काम करवाना पड़ेगा। मैं आपका कुछ न कुछ काम करूंगा, तभी मैं इसको खा सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। महिला काफी हैरान और परेशान होती है, इस 12 साल के बच्चे से मैं क्या काम कराऊं? मेरे घर में तो ऑलरेडी कई नौकर चाकर हैं, मेरे घर में कोई काम ही नहीं है इसको करने के लिए। फिर वो कहती है कि चलो इसको किसी न किसी तरीके से तो खिलाना ही है। फिर वो कहती है कि ठीक है बेटा, तुम मेरा काम कर देना, मेरा काम यही है कि जिस तरीके से आज तुम भूखे हो और तुम्हारी मैं मदद कर रही हूँ, तुमको खिला रही हूँ, और ऐसे ही तुम जब बड़े हो करके और तुम एक बड़े आदमी बन जाओगे, तो तुम्हें जो भी गरीब दिखेगा तुम्हारे आसपास में, उसकी ऐसे ही मदद कर देना, यही मेरा काम। जब वो लड़का बातें सुनता है तो कभी काफी खुश होता है, कहता है बिल्कुल सही कहा माँ आपने, मैं ये बिल्कुल करूंगा। और उसके बाद उस लड्डू को लेकर के और उस दूध को पी करके लड्डू खा लेता है। लड्डू खा करके जब दूध पीता है तो उसके शरीर में जान आ जाता है, ताकत आ जाता है, और उस माँ से कहता है, माँ अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये लड्डू और ये दूध आपका मेरे ऊपर कर्जा है, इसे मैं अपने जीवन में हमेशा चुकाने की कोशिश करूंगा। जो महिला होती है उसके भी आंखों में आंसू भर जाते हैं, एक 12 साल के बच्चे की ये बातें सुन करके। उसके बाद वो लड़का वहां से चला जाता है, अपने घर जाता है। घर जाने के बाद इधर उधर काम ढूंढता है और फिर उसको थोड़ा बहुत काम मिलने लग जाता है। काम करता है, अपने स्कूल जाता है, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहा होता है। एक दिन ऐसे ही वही महिला उस स्कूल में जाती है और प्रिंसिपल से मिलने के लिए पहुंचती है, तो देखती है कि वहीं पर एक क्लास में बैठा हुआ यह लड़का पढ़ाई कर रहा है। उस समय जो क्लास के और इस स्कूल के जितने भी बच्चे थे, सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, क्योंकि वो गेम्स का पीरियड था। लेकिन ये बच्चा अपने क्लास में बैठ करके अकेले पढ़ाई में लगा हुआ था। उसको देखने के बाद वो बगल में ही प्रिंसिपल ऑफिस था, आकर के पूछती हैं, कहती है ये बच्चा अकेले पढ़ाई कर रहा है, बाकी सब बाहर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। तभी प्रिंसिपल कहते हैं कि ये बच्चा, इसके माँ बाप नहीं है, काफी गरीब है, ये खुद से ही मेहनत करता है, कमाता है और पढ़ाई करता है। ये काफी खुदगर्ज लड़का है, ये किसी का दिया हुआ कोई भी चीज नहीं लेता है। तभी वो महिला कहती हैं कि इसको, मैं चाहती हूँ कि इसको मैं अपने पैसे से पढ़ाऊं, मैं इसका फीस देने के लिए तैयार हूँ। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि मैंने भी कई बार कोशिश किया, इसकी फीस मैं भर दूंगा, लेकिन ये मानता ही नहीं है, काफी नेक और काफी खुदगर्ज है, किसी का दिया हुआ नहीं ले सकता है। तभी वो महिला महिला प्रिंसिपल साहब से कहती हैं कि अगर वो ऐसे नहीं ले सकता है, तो आप उसको ये तो कह सकते हैं कि बेटा तुम्हारी फीस गवर्नमेंट ने माफ कर दी है, और मैं हमेशा आप इसका फीस भरती रहूंगी। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, हाँ ऐसा तो हो सकता है। और फिर अगले दिन से हर महीने हर महीने क्या पूरे साल की फीस वो महिला भरने लग जाती हैं। और उस बच्चे को प्रिंसिपल साहब ये समझा देते हैं कि तुम्हारी फीस गवर्नमेंट के द्वारा माफ कर दी गई है, क्योंकि जिस बच्चे के माँ बाप नहीं रहते हैं इस दुनिया में, उसका फीस माफ कर दिया जाता है, इसलिए तुम्हारी फीस माफ हो गई है। लड़का भी सुनता है तो सोचता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात, अब फीस का भी खर्चा नहीं लगेगा। और इसी तरह से उसकी पढ़ाई लिखाई काफी अच्छे ढंग से होने लगती है। हमेशा अव्वल आता है, 10वीं क्लास में वो पूरे जिले को टॉप करता है। 12वीं क्लास में भी उस स्कूल से वो पूरे जिले को टॉप करता है। और जब 12वीं कर लेता है, 12वीं करने के बाद वो शहर में पढ़ने के लिए चला जाता है। वो नीट का प्रिपरेशन कर रहा था, और जब 12वीं जैसे ही करता है उसके बाद नीट का एग्जाम देता है, और नीट में भी काफी टॉप रैंक लेकर के आता है। दोस्तों नीट में भी सेलेक्ट होकर के वो एमबीबीएस करने लग जाता है। और इधर महिला जो हर साल उसकी फीस जमा करती है, वो फिर स्कूल में आती है और उसका फीस देने के लिए जब प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है, तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं, वो तो यहाँ से 12वीं टॉप करके और चला गया, और चला ही नहीं गया, उसने नीट का भी एग्जाम दिया था और वो भी क्लियर कर चुका है। अब वो एक गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है। महिला जब ये बातें सुनती है तो काफी खुश होती है,
कि चलो एक बच्चा, एक अनाथ जिसके माता पिता नहीं थे, गरीबी में अपना मेहनत करके पढ़ लिख करके और आज एमबीबीएस करने लग गया है। वो महिला काफी खुश होती हैं और अपने घर वापस आ जाती हैं। वो प्रिंसिपल साहब से कहती हैं क्या उसका पता चल सकता है कहाँ पर है। तो प्रिंसिपल साहब को भी पता नहीं होता है किस कॉलेज से वो एमबीबीएस कर रहा है, इतना उनको पता है कि वो एमबीबीएस कर रहा है। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं ये तो मुझे अभी फिलहाल पता नहीं, अगर पता चलेगा कभी तो मैं आपको बताऊंगा। महिला सोचती है कि चलो इतने दिन तक ही मेरा उसका हेल्प का लिखा हुआ था, जितने दिन तक लिखा था उतने दिन तक मैंने मदद किया, और महिला फिर अपने घर चली जाती है। दोस्तों वो एमबीबीएस करने लग जाता है, और इधर जो महिला का जो बच्चा होता है उसी के उम्र का होता है, वो बच्चा भी पढ़ लिख करके काफी स्वाभिमानी बच्चा वो भी होता है, क्योंकि इसी महिला का खून था और इसी महिला का संस्कार था। वो बच्चा भी पढ़ लिख करके और एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, क्योंकि इस महिला का काफी बड़ा बिजनेस था। इसके जो पति थे वो मर चुके थे, लेकिन जब वो जिंदा थे तो उन्होंने काफी अपना व्यापार फैलाया हुआ था, और जब इनका बेटा बड़ा होता है तो सारे व्यापार को वही करने लग जाता है, सारा व्यापार संभालने लग जाता है। काफी पैसे रुपए का उसके पास इनकम था। घर परिवार काफी अच्छे से इस महिला का अपने बेटे के साथ चल रहा था। दोस्तों लेकिन कुछ दिनों के बाद जो ये महिला होती है ये बीमार रहने लग जाती है, और जब इनको दिखाया जाता है, इनका टेस्ट रिपोर्ट आता है, तो जो शहर के जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि उस लड़के को बताती हैं कि आपकी माँ कैंसर है, और इनको तुरंत इमीडिएट जो सबसे बड़े से बड़ा हॉस्पिटल है उसमें लेकर के जाइए शहर के, और जल्दी से जल्दी इनका चेकअप करवा करके ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। लड़के के पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, उसका व्यापार काफी अच्छा चल रहा था। वो अपनी माँ को लेकर के और शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वहां पर जब उसको चेक किया जाता है तो चेक करने के बाद पता चलता है कि उसकी माँ को फर्स्ट स्टेज का कैंसर था, अभी पहले स्टेज नहीं था। डॉक्टर कहते हैं कि अभी जो मेन डॉक्टर साहब हैं वो तो विदेश गए हुए हैं किसी पेशेंट को देखने के लिए, क्योंकि उनका टूर विदेशों का हमेशा चलता रहता है, दूर दूर से लोग उन डॉक्टर साहब को बुलाते हैं। काफी फेमस डॉक्टर थे वो, और काफी बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट थे। तो डॉक्टर बताते हैं कि वो तो अभी विदेश गए हुए हैं, लेकिन आप अपनी जो माँ है इनको एडमिट करवा दीजिए, क्योंकि जब आप एडमिट करवाएंगे तभी वो डॉक्टर साहब आकर इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो लड़का कहता है कि ठीक है मैं एडमिट करवा दूंगा। जो डॉक्टर्स होते हैं उस हॉस्पिटल के कहते हैं ये हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा है और बहुत ही इसमें स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा फीस वगैरह ज़्यादा लगता है। इस कैंसर की जो ट्रीटमेंट है, इसकी जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी महंगी हैं, तो आपके बहुत सारे पैसे लगेंगे, इस चीज़ का ख्याल रख लेना। तो लड़का कहता है पैसा डॉक्टर साहब कितना भी लगे, जितना भी लगना है, करोड़ों रुपए लगेगा, मैं लगाने के लिए तैयार हूँ अपनी माँ के लिए, लेकिन मुझे माँ अपनी जिंदा चाहिए। दोस्तों डॉक्टर कहता है कि अभी पहले स्टेज में है और आपकी माँ ठीक हो सकती है, और कल जब मेन डॉक्टर साहब आ जाएंगे उनको रिपोर्ट दिखा करके आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। अगले दिन जो मेन डॉक्टर होते हैं वो रिपोर्ट को देखते हैं, देखने के बाद कहते हैं कि कोई हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट करवाइए, ट्रीटमेंट करने के बाद आपकी माँ बिल्कुल ठीक हो सकती है। ट्रीटमेंट होने लगता है, काफी पैसा खर्च होने लगता है। उसकी माँ जो होती है वो अपने बेटे को समझाती है कि बेटा मेरी उम्र हो चुकी है, अब तो ऐसे भी 2-4 सालों की मेहमान हूं मैं, तुम इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो, जो तुमने इतने दिनों तक पैसा कमाया है वो सब तुम मेरे ही बीमारी में खर्च कर दोगे, तो आगे तुम्हारी जिंदगी में क्या होगा। वो लड़का कहता है माँ, माँ से बढ़कर के इस दुनिया में कोई नहीं होता है, तुम मेरे पास रहोगी ना, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिना मैं करोड़ों अरबों रुपए भी कमा लूंगा, वो सब मेरे लिए बेकार होगा। मैं तुम्हें इस तरह से किसी बीमारी के थ्रू मरने नहीं दूंगा। भगवान का बुलावा जब आना होगा वो तो अलग चीज है, लेकिन कोई बीमारी लेकर के और इस तरह से तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे चाहे कितना भी पैसा लगे मैं आपका ट्रीटमेंट करवाऊंगा। जितना भी पैसा वो कमाया होता है सारे पैसे उसके ट्रीटमेंट में लगने शुरू हो जाते हैं। अब फिर उसकी माँ उसको समझाती है बेटा अब मान जा, अब कहाँ से पैसे लाएगा तू, बहुत पैसे खर्चा हो गए। तब वो कहता है कि माँ मैं अपनी जमीन, अपना घर, अपना मकान, अपनी कंपनी सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से ठीक करके ही लेकर के जाऊंगा। उसके बाद जिस दिन ऑपरेशन का डेट होता है, जिस दिन उसकी माँ का ऑपरेशन होता है, उस दिन कहा जाता है कि पैसे जमा करवा देना, जो भी पैसे होगा वो अपने घर मकान को गिरवी रखवा करके और सारे पैसे ले आता है
और पैसे उस हॉस्पिटल में जमा करवा देता है। उसकी माँ का ऑपरेशन हो जाता है और ऑपरेशन होने के बाद जब उसकी माँ कुछ दिन हॉस्पिटल में रहती है, उसके बाद पूरी तरह से ठीक हो जाती है। फिर डॉक्टर बताते हैं कि एक लास्ट टेस्ट किया जाएगा। उस टेस्ट में जो रिपोर्ट आएगा उससे पता चल जाएगा कि आपकी माँ को डिस्चार्ज किया जा सकता है या नहीं। लास्ट टेस्ट किया जाता है, उसमें जो रिपोर्ट आता है तो उसमें बिल्कुल उसकी माँ कैंसर से मुक्त थी, बिल्कुल ही कैंसर का कोई भी अंश नहीं था उसके शरीर में। वो जब रिपोर्ट उसको बताया जाता है कि अब आपकी माँ के शरीर में बिल्कुल ही कैंसर नहीं है, अब कल आप इनको डिस्चार्ज करा करके ले जा सकते हैं, लेकिन अभी तक के जो पैसे बकाया होंगे वो कल आपको जमा करना होगा। जब ये बातें सुनता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे, सारे पैसे इस बीमारी में खर्च हो चुके थे। अब वो अपने एक व्यापारी मित्र से बात करता है और कहता है कि कल मुझे इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, कम से कम 20-25 लाख रुपए कल मुझे चाहिए। वो मित्र जो होता है कहता है ठीक है, मैं कल लेकर के आऊंगा। लेकिन जब लास्ट डिस्चार्ज का जब समय हो जाता है, जब डिस्चार्ज होने वाला होता है, तो जब डिस्चार्ज स्लिप उसको मिलता है तब तक वो इंतजार करता रहता है कि वो मित्र लेकर के आएगा, लेकिन वो लेकर के नहीं आता है। वो लड़का काफी परेशान रहता है, काफी तंग रहता है, अपनी माँ से कहता है, माँ उस व्यक्ति से मैंने पैसा मांगा था लेकिन वो लेकर के नहीं आया, अब कैसे होगा। एक चपरासी आता है और एक लिफाफे में लेकर के आता है कुछ चीज और लड़के को पकड़ाता है, कहता है ये है आपका बिल, आपका डिस्चार्ज हो चुका है, आप अपनी माँ को ले जा सकते हैं, लेकिन ये जो इसमें जितना बिल है डिस्चार्ज से पहले, इस हॉस्पिटल को छोड़ने से पहले आपको ये सारी बिल जमा करवाना पड़ेगा। तो लड़का जब उस लिफाफे को पकड़ता है तो पकड़ने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाता है। वो कभी अपनी माँ को देखता है, कभी लिफाफे को देखता है। वो सोचता है कि अब क्या होगा आगे। तभी उसकी माँ उस लिफाफे को अपने बेटे के हाथ से ले लेती है और लिफाफा अपने हाथ में लेने के बाद सोचती है कि देखूं तो कि कितना बिल है, और उसको जब खोलती है तो उसको खोलने के बाद उसमें एक पर्ची मिलता है। उसमें 2-3 लाइन लिखा होता है। उसमें यही लिखा होता है कि माँ, तुमने तो अपना बिल आज से 25 साल पहले ही जमा कर दिया था। एक गिलास दूध और जो 2 लड्डू जो तुमने दिया था, वही तो ये पूरा तुम्हारे हॉस्पिटल का बिल था। वो तो तुमने जमा कर चुकी हो। अब तुम्हें कौन सा बिल जमा करने की, अब क्या चिंता करने की जरूरत है। 25 साल पहले की बातें याद करो माँ। उस एक लड़के को, एक 11-12 साल के बच्चे को जो तुमने लड्डू खिलाया था, जो दूध पिलाया था, वही इस हॉस्पिटल का बिल है। जब वो माँ वो लिखा हुआ चीज देखती है तो देखने के बाद माँ के आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो रोने लग जाती है, और जैसे ही माँ रोने लग जाती है तुरंत उनका लड़का उस पर्ची को अपने हाथ में लेता है कि क्यों माँ, क्यों रोने लगी। और जब लड़का पढ़ता है तो लड़के की भी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो कहता है, माँ ये किसकी पर्ची है, किसने लिखा है, क्या तुम इस हॉस्पिटल के मालिक या इस डॉक्टर साहब को तुम जानती हो, तुम्हारा परिचय है। तभी माँ उसको सारी कहानी बताती है, बेटा आज से 25 साल पहले एक 12 साल का लड़का हमारे दरवाजे पर आया था, बहुत भूखा था, भूख के मारे उसकी जान जा रही थी। उस दिन मैंने उसको एक गिलास दूध और 2 लड्डू दिया था, और वही जो लड़का है वो इतना बड़ा डॉक्टर बन करके, इतना बड़ा हॉस्पिटल उसका है, जो विदेशों में जाकर लोगों का ट्रीटमेंट करता है। उस टाइम ये बहुत मेहनत से पढ़ता था, मैं इसकी फीस जमा कर देती थी, और मुझे पता था कि ये एक दिन आगे चल कर के बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और आज यही बना है। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि हम लोगों की बुरे समय में यही काम आएगा। जिस दिन ये मेरे दरवाजे पर आया था, ये बोल करके गया था कि माँ तेरे 1 गिलास दूध और 2 लड्डू का कीमत मैं चुकाऊंगा, और आज इसने पूरा कीमत चुका दिया। डॉक्टर साहब बाहर खड़े होकर के माँ और बेटे की सारी बातें सुन रहे थे, और जैसे ही ये बातें होती हैं माँ रोने लगती है। डॉक्टर साहब अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद माँ के गोद में अपना सिर रख करके बैठ जाते हैं, कहते हैं, माँ क्यों रो रही हो तुम, बेटा हूं ना मैं तुम्हारा। अगर बेटे ने माँ के लिए कुछ किया तो इसमें रोने की क्या बात है, बेटे का तो फर्ज बनता है। तुमने उतना सारा किया, एक भूखे को आपने खिलाया था, मुझे सब कुछ पता चल गया था कि आपने क्या क्या मेरे लिए किया था। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा तुम्हें कैसे पता चल गया
कि मैं ही हूँ वो औरत। तो कहता है कि जिस दिन आप एडमिट हुई थी और अपना आईडी जमा कराई थी, रिसेप्शन वाला मेरे पास ले आकर के और जब दिया था, तो मैंने उस आईडी को और आपका एडमिशन फॉर्म जब पढ़ा, तो पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि आप मेरे ही गांव की हैं। और जब मेरे गांव की पता चला, तो मैंने गांव के उस प्रिंसिपल साहब को फ़ोन किया और आपका नाम बताया, तो प्रिंसिपल साहब ने सारी चीज़ें बता दिया कि ये तो वही औरत है जो आपका हमेशा फीस भरती थी। और गांव के जो सरपंच है, उनसे जब मैंने बात किया, तो उन्होंने बताया कि वो जो गांव के बाहरी छोर पर जो बड़ा सा मकान है, ये महिला उसी मकान की है। उसके बाद मैं सोचने लगा और आपके चेहरे को मिलाने लगा, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आप ही हो। और जब मैं ये जान गया और प्रिंसिपल साहब ने ये बोला कि आज तक 12वीं क्लास तक का पूरी फीस आप ही भरती थी, तब मैंने सोच लिया था कि अब आपके लिए तो मुझे कुछ करना बनता ही है। और फिर उसके बाद आप मेरे हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट होने लगा, तो मैंने सारी चीज़ें आपकी किया। और ये जो कुछ मैंने किया, ये ज़्यादा नहीं किया है, ये बहुत कम है। आपने जो किया है, उसके तराजू में अगर दोनों को तौला जाएगा, तो मेरा किया हुआ बहुत नीचे है। दोस्तों, ये महिला जब सुनती है, तो काफ़ी रोने लग जाती है। उसके बाद अभी तक का जितना भी उस हॉस्पिटल में पैसा जमा हुआ था, सारा रिटर्न करवा देते हैं। जिस व्यापारियों से जो भी पैसा उनके लड़के ने लिया था, अपने घर मकान को गिरवी करके जो कुछ पैसा लिया था, सारे पैसे को डॉक्टर साहब पेमेंट करवा देते हैं। और सब कुछ देने के बाद कहते हैं, माँ, तेरा बेटा हमेशा तेरे साथ है, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो एक बार याद जरूर करना। महिला डिस्चार्ज होकर के और अपने घर चली जाती है। दोनों माँ और बेटे घर पे जाकर के उस डॉक्टर के बारे में, उस लड़के के बारे में काफ़ी बातें करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। और फिर इस तरह से काफ़ी हँसी खुशी ज़िंदगी कटने लग जाती है। दोस्तों, यहीं पर इस कहानी का एंड होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।